हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन लाइब्रेरीज यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में लेकर आया हूँ पॉलिटी का प्रीवियस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण गठन किया जाए। ये उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू जी ने मांगे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था एम एन राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सही उत्तर, एम एन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो संविधान सभा के गठन की मांग जो प्रस्तुत किए थे सबसे पहले 1895 में, तो वो कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो भारत का संविधान जो गठित करने का जो आधार है वो है हमारा कैबिनेट मिशन, क्योंकि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत का तो संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई थी। तो संविधान सभा जो गठित की गई थी वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो इसके जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। देखिए जब संविधान सभा जब बना, ठीक है, तो संविधान निर्माण उसमें होगा। ठीक है, तो संविधान निर्माण होगा तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जो पारित किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये पारित कब हुआ था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। अब प्रस्तुत करने के बाद इसको लागू कब किया गया, इसे पारित कब किया गया? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो कौन सी व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो पहला व्यवस्था है संसदीय प्रणाली, दूसरा है संघीय प्रणाली, तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो जो इंग्लैंड से ली गई है वो ली गई है संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से ली गई है। बाकी जो है संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये सब लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान सभा के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया वो किया गया है चतुर्थ भाग में किया गया, तो चौथा भाग में किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 चौथा भाग में किया गया है। तो मान लीजिए चौथा भाग में किया गया है तो वाले पूछेगा आपको कि नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद है हमारा है वो 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 इसका अनुच्छेद हो जाएगा और भाग पूछेगा तो चौथा भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 52वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, वो 1985 में हुआ था। तो उसमें कौन सी अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो 92वें संशोधन में जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। ठीक है, 10वीं अनुसूची को दल बदल को जोड़ा गया था। 9वें अनुसूची 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान का जो द्वितीय अनुसूची है वो संबंध हमारा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक है, जो अधिकारी का वेतन मिलता है उससे है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। और पहला अनुसूची बोलेगा तो पहला अनुसूची है राज्य और संघ का संबंध, और दूसरा बोलेगा तो ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन, और तीसरा बोलेगा तो शपथ, और उसके बाद जो भाषा दिया हुआ है यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में ये हो जाएगा 8वां
अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, अब इसका भाग बोलेगा तो भाग हो जाएगा हमारा 2। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद बोलेगा तो 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। तो अल्पसंख्यक जो है वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में जो बताया गया है वो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है उसमें। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता किस आधार पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ हमारा कि जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करा के। तो भारतीय बैंक में हम धन को जमा करा के भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 4 सही उत्तर होगा, भारतीय बैंक में धन जमा करा के भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। तो भारत के सभी रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत के जो सभी रक्षा बल हैं उसका सर्वोच्च कमांडर जो होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के किस राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो ये सदस्य नामित किए जाते हैं 12 सदस्य को नामित करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, 12 सदस्य को राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ 4 ऑप्शन, पहला है 30 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा है 35 वर्ष। तो इसमें से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि राज्यसभा का जो व्यक्ति होता है, जो चुनता है, अभ्यर्थी जो होता है, तो उसकी आयु इन 4 ऑप्शन में से कम नहीं होना चाहिए। तो जो राज्यसभा के जो होते हैं अभ्यर्थी, उसका जो आयु होता है वो 30 वर्ष होता है। ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही उत्तर, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होता है, सही उत्तर 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं। तो संसद का सदस्य होते हैं, कि लोकसभा का सदस्य होते हैं, कि राज्यसभा का सदस्य होते हैं, या फिर दोनों सदन का सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा लोकसभा का सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, लोकसभा का सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव जो करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव करता है वो लोकसभा के किसी एक सदस्य को चुन लिया जाता है अध्यक्ष के रूप में। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो करता है वो करता है लोकसभा के सदस्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसी में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो पहला है योजना आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा राजकीय भाषा आयोग, चौथा है संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से एक जो हो जाएगा योजना आयोग, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग को आखिर नियुक्त कौन करते हैं। तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, PM प्रधानमंत्री योजना आयोग को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर, विधायी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान सभा के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य विधानसभा का गठन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 70 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 70 इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 70 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो जो शिक्षा था, ठीक है, शिक्षा पहले था राज्य सूची में, ठीक है, उसके बाद जब संशोधन करके उसको समवर्ती सूची में लाया गया, तो किस संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 42वें संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका सही उत्तर, 42वें संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध, तो 73वें संशोधन में आखिर हुआ क्या था? तो 73वें संशोधन 1992 ईस्वी में क्या हुआ था कि पंचायती राज्य को अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11 में जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पंचायती राज से संबंध है 73वां संविधान संशोधन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो जो मंजूर किया जाता है वो किया जाता है विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 3 विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के जो कड़ी होते हैं वो हमारे होते हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है। मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के जो सत्र होते हैं मतलब बैठक होते हैं, ठीक है, बैठक जो होते हैं, जो बैठक बुलाया जाता है, तो एक साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। एक साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए और एक साल में अधिकतम से अधिकतम कभी कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन एक साल में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो जाएगा 6 महीने का अंतराल का समय होता है, तो 6 महीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका जो ऑप्शन 2 हो जाएगा सही उत्तर, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग का जो आरोप लगाया जाता है वो लगाया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाता है वो लगाता है संसद के किसी भी सदन, मतलब कि दो सदन होते हैं, राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा किसी एक सदन से महाभियोग का आरोप राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 3 सही उत्तर, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लगाया जा सकता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में।